डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टीरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर या जिसे आप कहते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, जो हम लोगों ने पढ़ा था कोलिजन थ्योरी में। और कोलिजन थ्योरी में उसे हम कहते थे पी, ये ओरिएंटेशन फैक्टर। इससे पहले वाले लेक्चर यानी इससे पहले वाला नंबर का जो लेक्चर है उसमें हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, कोलिजन थ्योरी की इक्वेशन, और उसमें हमने ये पी पढ़ा था जिसे हम कहते थे प्रोबेबिलिटी या स्टीरिक फैक्टर या फिर ओरिएंटेशन फैक्टर। अब ये पी रहता क्या है एक्चुअल में, इसका क्या मतलब है, इसकी इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे आज थर्मोडायनेमिकली। यानी हम थर्मोडायनेमिकली देखेंगे कि ये पी किस तरह काम करता है और इसको हम थर्मोडायनेमिकली कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं। एक इक्वेशन है जिसमें ए प्लस बी रिएक्ट होता है यानी कोलाइड होता है और बनाता है ए बी, ठीक। और ये ए बी वापस डिकम्पोज होता है और बनाता है ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल में जो फॉरवर्ड रिएक्शन रहेगी उसका रेट कांस्टेंट लिखूंगा मैं K1। और यहां पे भी ये जो K है ना, इट इज रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये बराबर रहती है प्रोबेबिलिटी इनटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय RT। R क्या है, गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस फॉर्म में इसको भी लिखेंगे। तो अगर मैं ये इक्वेशन फॉरवर्ड के लिए लिखूं तो उसके लिए रेट कांस्टेंट सपोज K1 है और बैकवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट है K2। बात मेरी समझ में आ गई, शाबाश। अब इसके लिए यहां पे मैं लिखता हूं, इधर इस पॉइंट पे अगर मैं फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट लिखता हूं K1, मैं लिखूंगा वो बराबर होगा इस हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से P1 Z1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E1। E1 जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक। डिवाइड बाय लिखूंगा मैं RT। और K2 जो है वो किसके बराबर लिखूंगा मैं, P2 Z2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E2 डिवाइड बाय RT, राइट। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। बीच में रखता हूं मैं थोड़ी सी जगह, क्योंकि हमारा जो कंफ्यूजन है वो इससे दूर हो जाएगा बाद में। अब देखो, अगर मैं ये जो रिएक्शन है, अगर मैं ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ले लूं, एट इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, फॉरवर्ड रेट जो है वो बैकवर्ड रेट के बराबर होगी। उसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो रेशो आएगा वो बराबर होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हम, मैं ऐसा कहूंगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर होगा। तो हमारे पास में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बराबर आ जाएगा K1 डिवाइड बाई K2 यानी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट डिवाइड बाई रिवर्स रेट कांस्टेंट। ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट किसके बराबर है, वो है बराबर P1 Z1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E1 डिवाइड बाय RT। और P2 जो है, सॉरी K2 जो है, K2 बराबर है P2 Z2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E2 RT। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो कोई शक नहीं, शाबाश। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी अगर मैं ये K इक्विलिब्रियम निकालना चाहूं वो बराबर आ जाएगा P1 Z1 एक्सपोनेंशियल ऑफ E1 डिवाइड बाय RT होल डिवाइड बाय P2 Z2 एक्सपोनेंशियल ऑफ E2 डिवाइड बाय RT, राइट। अब इसमें जो ये वाला जो है ना, ये E एक्सपोनेंशियल ऑफ E2 डिवाइड बाय RT, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। तो मेरे पास में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा ये वो बन जाएगा बराबर P1 Z1 डिवाइड बाय P2 Z2 और इनटू होगा ये E रेज पावर माइनस E1 डिवाइड बाय RT। अब ये एक्सपोनेंशियल ऊपर लेके गया तो ये बन जाए E रेज पावर प्लस E2, है ना, E2 डिवाइड बाय RT।
यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। अब इसको मैं मिला दूंगा इन दोनों को, यहां पे बेसिस सेम है, पावर्स कर देंगे ऐड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला जो दो रेट कांस्टेंट का रेशो है वो बराबर होगा P1 Z1 डिवाइड बाई P2 Z2, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस, देखो यहां पे बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, मैं लिखूंगा यहां पे इनका कॉमन है RT, पहले ये RT कॉमन निकाल देंगे, ऊपर आ जाएगा माइनस E1, बात मेरी समझ लेना, माइनस E1 प्लस E2 है ना, ये माइनस E1 प्लस E2 ऐसा ही आ जाएगा। अब इसको मैं और एक तरीके से भी लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ऐसे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू P1 Z1 डिवाइड बाई P2 Z2 एक्सपोनेंशियल ऑफ, मेरी बात गौर से सुनना, माइनस कर दूंगा मैं ऐसे मल्टीपल, माइनस इंटू माइनस E1 माइनस E2, सॉरी माइनस इंटू प्लस E1 माइनस E2 रेज, सॉरी डिवाइड बाई RT। अब देखो ये मैं समझाता हूं ये क्या है। अगर मैं यहां पे ये फिर से ये ब्रैकेट खोल दूं तो माइनस इंटू प्लस, ये प्लस है, यहां पे प्लस लिख देना, ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये वापस ऐसा ही बन जाएगा, क्लियर। यानी ये माइनस ब्रैकेट में E1 माइनस E2 हो गया, ये क्लियर। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारे काम की इक्वेशन, इसको आपने याद रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये चीजें पैरेलल में क्यों लिखी, यानी इसको यहां पे सेक्शन क्यों डाला, ये समझ में आ जाएगा आपको। ये इक्वेशन जो ना, ये इक्वेशन नंबर 5 मान लो, ये हमारे काम की इक्वेशन है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको 2 सेक्शन बना के रख दिया। नाउ अब मैं कहता हूं और एक बात, नाउ एट इक्विलिब्रियम पे जो चेंज इन फ्री एनर्जी रहता है वो बराबर रहता है माइनस RT लॉन K के बराबर, माइनस RT लॉन K के बराबर है। यानी अगर हमारे पास में 1 मोल गैस है, वरना nRT के बराबर था, अगर n मोल से, तो 1 मोल लेंगी गैस, तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT लॉन K। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा लॉन K इज इक्वल टू, बात मेरी समझ लेना, लॉन K यानी ये इज इक्वल टू डेल्टा G डिवाइड बाय RT, और ये माइनस भी यहां पे, ठीक। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन। अब अगर मैं ये लॉन इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा K। अब बात सुन लेना पहले, डेल्टा G में चेंज इन फ्री एनर्जी, ये जो है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, K मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इसको मैं K इक्विलिब्रियम ही लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, K इक्विलिब्रियम लिख देता हूं। तो इसका मतलब K इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे लॉन इधर ले जाओ तो लॉन का उल्टा हो जाता है एक्सपोनेंशियल, ये बन जाएगा माइनस डेल्टा G डिवाइड बाई RT, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा G डिवाइड बाई RT। ये लॉन इधर लेके गया मैं, ठीक, यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। अब आते हैं हम वापस इधर आएंगे वापस। अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखो हमारे पास में जो डेल्टा G होता है, डेल्टा G बराबर रहता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ऐसा लिखते हैं ना, वोल्ट्स इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा, ये तो प्लस G इतने इसके बराबर आ गया, अगर दोनों साइड से मैं माइनस कर दूं तो यह जाएगा माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H प्लस T डेल्टा S। बात मेरी समझ में आ गई, शाबाश। अब देखो अगर ये इतना है, फिर ये जो इक्वेशन मेरे पास में बन गई ना, ये इक्वेशन नंबर मान लो ये 6 है, इक्वेशन 6, तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर इक्वेशन 6 जो है
इक्वेशन 6 किसके बराबर हो जाएगा, देखो के इक्विलिब्रियम एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा जी डिवाइड बाई आर टी है ना, तो इसको मैं लिखूंगा के इज इक्वल टू, बात मेरी समझ लें, के इज इक्वल टू मगर कौन सा के, ये के इक्विलिब्रियम है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा जी डिवाइड बाई आर टी है, तो डेल्टा माइनस डेल्टा जी के बदले में लिखूंगा मैं ये माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, तो मैं ये लिखूंगा कि ये बराबर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस होल डिवाइड बाई आर टी, इसके बराबर आ जाएगा ये इक्वेशन। सिर्फ मैंने माइनस डेल्टा जी का वैल्यू यहां पे पुट कर दिया तो ये आ गया। यहां तक तो क्लियर है। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व भी कर दूं तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, इसको कर देंगे स्प्लिट, तो मैं लिखूंगा एक्सपोनेंशियल ऑफ टी डेल्टा एस, यानी प्लस वाला पहले लिखेंगे, टी डेल्टा एस डिवाइड बाई आर टी, क्योंकि ये दोनों का कॉमन है, इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर टी। अब टी और टी कट, ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एस डिवाइड बाई आर, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर। अब ये डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच है एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस यानी अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर ले लूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, बात मेरी समझ लेना, कांस्टेंट प्रेशर, तो जो एनर्जी हो जाती है सिस्टम की, सिस्टम में एक जो एनर्जी रहती है वो बराबर हो जाती है एंथैल्पी की, यानी सिस्टम में एनर्जी चेंज एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा एच जो रहेगा वो बराबर रहेगा E1 माइनस E2 इसके बराबर, और माइनस डेल्टा एच किसके बराबर रहेगा, माइनस डेल्टा एच रहेगा बराबर माइनस इंटू E1 माइनस E2, यानी इस इक्वेशन 5 में देखो ये जो है ना ये इसके बराबर। अब अगर मैं इक्वेशन 5 को इस इक्वेशन 7 के साथ में, सॉरी यहां पे एक चीज भूल गया, इस इक्वेशन 7 के साथ में कंपेयर करूंगा, इस इक्वेशन 7 के साथ में कंपेयर करूंगा इक्वेशन 5 को। अब देखो ये जो है ना ये वाली टर्म एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E1 बाई E2, माइनस E1 बाई E2, ये माइनस डेल्टा एच के बराबर है, यानी ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा एच बाई आर टी के बराबर है, राइट। ये वाली टर्म किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इस वाली टर्म के बराबर, राइट साइड वाली टर्म के बराबर। के इक्विलिब्रियम के बराबर है, और ये जो P1 Z1 डिवाइड बाई P2 Z2 ये किसके बराबर हो जाएगा फिर, एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एस डिवाइड बाई आर। यानी इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 7 रख देता हूं तो मैं ये कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7, बात मेरी समझ लेना, मैं इक्वेशन 5 को लिखता हूं के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू P1 Z1 डिवाइड बाई P2 Z2, इसलिए मैंने इसको पैरेलल में लिखा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E1 बाई E2 के बदले में लिखेंगे, माइनस E1 बाई E2 के बदले में क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा एच, तो मैं यहां पे लिखता हूं माइनस डेल्टा एच, ये हो गई इक्वेशन 7, सॉरी 5, ये 5 इक्वेशन 5th इक्वेशन है। अब 7th इक्वेशन क्या है, 7th वो ये है के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एस डिवाइड बाई आर इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस, सॉरी यहां पे आर टी भूल गया था, एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एच डिवाइड बाई आर टी, ये आर टी मैंने यहां पे लिख दिया। तो इसका मतलब ये दोनों साइड, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, एक कट कर दो कैंसल, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक। इन्हें अगर लेफ्ट साइड वाला भी बराबर तो राइट साइड वाला भी बराबर, राइट साइड वाले में आधा ऑलरेडी बराबर है, फिर ये आधा भी आपस में बराबर होगा। तो देयरफॉर वी कैन से कि एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एस डिवाइड बाय आर जो है वो बराबर हो जाएगा P1 Z1 डिवाइड बाय P2 Z2 के बराबर।
समझ में आया ना? तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहूंगा मैं इक्वेशन नंबर 8। यहां तक क्लियर है? अब इस 8वीं इक्वेशन को याद रखो। 8वां इक्वेशन क्या है? डेल्टा एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एस डिवाइड बाय आर, ये बराबर हो जाता है P1 Z1 डिवाइड बाय P2 Z2। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 8 जो हमने अभी लिखी। ठीक, अब इसके बेसिस पे हम आगे चलेंगे। देखो, अगर Z1 और Z2 के डायमेंशन सेम होंगे, ये क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर ml, यही है ना? यानी अगर फॉरवर्ड कोलिजन्स और बैकवर्ड नंबर ऑफ कोलिजन सेम होंगे तो क्या होगा? तो मैं ये कहूंगा कि इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, तो फिर ये मान लो 10 है, ये भी 10 है, 10 डिवाइड बाय 10 1 के बराबर हो जाता, तो ये फिर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो उस सूरत में एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एस डिवाइड बाय आर जो है वो बराबर हो जाएगा P1 डिवाइड बाय P2 की। अब ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन से पता चलता है कि जो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी फैक्टर है या स्टीरिक फैक्टर है, इसको एंट्रोपी की टर्म्स में या एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन की टर्म्स में इंटरप्रेट करना चाहिए। यानी इसको हम कर सकते हैं इंटरप्रेट इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। याद रखना, ये जो एंट्रोपी है ना, इट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। तो मैं ये कहूंगा स्टीरिक फैक्टर should be interpreted समझ में ना? in terms of entropy of activation rather than ये याद, rather than probability से बेहतर है ये, और ये हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया, यानी अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब P बड़ा है, P का वैल्यू हाई है। अगर इसका वैल्यू कम आया तो इसका मतलब P का वैल्यू छोटा है। यानी मेरे पास में दो केसेस है। नंबर 1, इफ डेल्टा एस पॉजिटिव है, यानी एंट्रोपी बढ़ रही है, तो P का जो वैल्यू है वो होगा हाई वैल्यू होगा, इंक्रीज वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू होगा। P क्या है? प्रोबेबिलिटी, यानी स्टीरिक फैक्टर। अगर स्टीरिक फैक्टर का वैल्यू हाई होगा तो रेट जो होगी, वो हाई होगी, रेट विल बी हाई। इतना याद रखना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा, अगर डेल्टा एस कम है, यानी नेगेटिव, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो P का जो वैल्यू है वो लो होगा। क्या होगा? लो वैल्यू, कम वैल्यू होगा, स्मॉल होगा P। तो उस सूरत में जो रेट ऑफ रिएक्शन और वो होगा लो, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। क्लियर? यानी हम ये पता लगा सकते हैं कि एंट्रोपी बढ़ गया तो P बढ़ेगा, P लार्ज हो जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, है ना? यानी रेट जो ना वो हाई होगा, मैं बोलूंगा रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। और अगर P छोटा, P डिक्रीज हो, एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज हो गया, नेगेटिव हो गया, तो उस सूरत में P छोटा हो जाएगा, यानी स्मॉल हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन लो। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन स्लो हो जाएगी। समझ में आया ना? तो ये एक अच्छा इंटरप्रिटेशन है इसका। क्लियर? तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।